Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होने वाला है। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज से हम सीटेट साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है पहला, हम पहले साउंड चैप्टर यानी कि ध्वनि के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एनसीईआरटी में क्लास 8 में गिवन है। देखिए ये साउंड चैप्टर जो है, इस चैप्टर से आपकी सीटेट के एग्ज़ाम के हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। अभी आप हमने प्रीवियस क्लास में जो जुलाई का पेपर है उसको एनालाइज किया था, आप वहाँ भी देख सकते हैं कि वहाँ भी आपको साउंड चैप्टर से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। हर शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में ऐसा नहीं है जहाँ साउंड चैप्टर से क्वेश्चन देखने को ना मिला हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे साउंड यानी कि ध्वनि की पूरी कहानी। हम सभी को पता है कि अपने चारों तरफ हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ यानी कि साउंड सुनाई पड़ती है। आपने संगीत कक्ष में भी देखा होगा, वहाँ पे तबला, सितार, गिटार, वायोलिन, बांसुरी, तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे रखी होंगी। तो ये जो साउंड उत्पन्न होती है तरह तरह की, वो कैसे होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुँचती है, हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं यानी कि ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं। मान लीजिए जब कोई चल के आ रहा है तो आप उसके चलने की आवाज़ को सुन रहे हो। अगर जो स्कूल की घंटी है वो बजती है तो वहाँ साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? अगर साउंड नहीं होता तो जो मैं आपसे बोल रही हूँ वो ना ही आप सुन पाते और ना ही समझ पाते। तो साउंड तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में ये पिक्चर दे रखा और इसी पिक्चर से ही आपके सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया। अभी जुलाई से पहले जो जनवरी में 21 जनवरी को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे कि साउंड होता क्या है। देखिए जो साउंड होता है ना, वो एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल अगर आप चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोल रहे हो और मैंने आपसे कहा अरे यार क्यों अपना फिजूल का ऊर्जा यानी कि एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो साउंड एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस ही होता है वाइब्रेशन द्वारा। यानी कि जिस भी जगह आपको कंपन देखने को मिलेगी, जिस भी जगह कंपन हो रही होगी, वहाँ आपको साउंड यानी कि ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेव क्या होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। तो अगर हम वेव की बात करें तो कोई भी माध्यम, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, कोई भी माध्यम हो गया, वो अपने ही कण, मतलब माध्यम के जो कण होते हैं ना, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने ही स्थान पर अगर कंपन कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपने वाटर का उदाहरण ले लिया, एयर का उदाहरण ले लिया यानी कि हवा का, तो जो भी माध्यम हो गया उनके जो कण होते हैं यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ही स्थान पर अगर कंपन कर रहे होते हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है, उसी को हम वेव कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी मीडियम का कण यानी कि पार्टिकल्स अपने ही स्थान पर वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है, वही आपकी तरंगे होती है। अगर हम साउंड के संदर्भ में बात करें तो मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ पे, उसने बोलना शुरू किया, ओके, उसने बोलना शुरू किया। अब क्या होगा कि एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, उसकी जो एनर्जी है उसका ट्रांसमिशन होगा। यानी कि जब व्यक्ति ने बोलना शुरू किया तो एनर्जी ट्रांसमिट होकर एक वेव प्रोड्यूस करेगी, यानी कि एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा और एक वेव प्रोड्यूस होगा यानी कि तरंग प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा कि एयर के पार्टिकल्स में वहाँ पे वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन होकर के यहाँ पे आपको देखने को वेव जब प्रोड्यूस होगा तो एयर के पार्टिकल्स में यहाँ पे वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। और वाइब्रेशन जब यहाँ पे देखने को मिलेगा तो इसी वाइब्रेशन के थ्रू वो दूसरे तक यानी कि आप तक ये साउंड प्रोड्यूस पहुँच जाएगा। यानी कि अगर एक व्यक्ति है वो बोलना शुरू किया तो एनर्जी का ट्रांसमिशन होकर वेव प्रोड्यूस होगा यानी कि तरंग निकलेगी, और तरंग जो होगा वही एयर के पार्टिकल्स में यानी कि हवा के कण में वाइब्रेट होगा और वाइब्रेट होकर के दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएगा और उसको आपकी साउंड यानी कि ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो ये होता है आपका साउंड का प्रक्रिया। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हमने वेव भी समझ लिया कि जो वेव यानी कि जो तरंगे होती है वो एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो कि प्रोपोगेट करता है एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। हमने अभी भी समझा कि माध्यम के कण अपने ही स्थान पर कंपन कर रहे होते हैं, लेकिन एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है, वही आपकी तरंग होती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ले तो कोई भी चीज़ स्टेबल रहना चाहती है, राइट, पर कोई उसको एक्सटर्नली डिस्टर्ब कर दे तो एनर्जी सप्लाई होगी, तो एक्सेस एनर्जी को रिमूव कर कि वो वापस से स्टेबल होना चाहेंगे, राइट। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है आपकी तरंग कहलाती है यानी कि वेव कहलाती है। जो वेव होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका मैकेनिकल वेव और एक होता है आपका नॉन मैकेनिकल वेव। चलिए समझेंगे इसे। देखिए जो मैकेनिकल वेव होता है, सो द वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस
फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स और इलास्टिक वेव्स। यानी कि जो आपका मैकेनिकल वेव होता है उसको मीडियम चाहिए ट्रांसमिशन के लिए। वो मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, वो माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, लोहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, वही आपका मैकेनिकल वेव होता है। अब ये जो मैकेनिकल वेव होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। सो कौन कौन सा? पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि आपका साउंड है, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। चलिए इसको समझेंगे। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, और यही होता है हमारा साउंड जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। सो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव? इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि यदि कोई भी माध्यम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी माध्यम है, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो तरंग की गति में, यानी कि यदि कोई भी माध्यम के कण हैं वो वेव की गति के दिशा में ही दोलन करते हैं, तो वही आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं, यानी कि कंपन, यानी कि जो वाइब्रेशन हो रहा है और जो वेव है उनकी दिशा एक ही होती है, तो वही आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। मान लीजिए कोई स्प्रिंग लिया आपने, उसको आपने खींचा, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे आपको एक ही दिशा ऐसे देखने को मिलेगी। वहाँ पे जो कंपन हो रही होगी वो एक ही दिशा में हो रही होगी, और तरंग भी एक ही दिशा में हो रही होगी। वहाँ पे जो तरंगे निकल रही होगी वो भी एक दिशा में ही, और वहाँ पे जो कंपन यानी कि जो वाइब्रेशन हो रहा होगा वो भी एक ही दिशा में देखने को मिल रही होगी। और यही तो है हमारा साउंड। साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, यानी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। जब भी दो चीज़ों में टकराव होता है तो वहाँ हमें साउंड यानी कि ध्वनि सुनाई पड़ती है। सो हर हवा का पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा होता है, आपका गला भी वाइब्रेट कर रहा होता है, राइट। तो एक जगह खड़ा खड़ा अगर ऑसिलेट कर रहा है, वही आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करता है, उसी को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रहे कि एक ही डायरेक्शन में जो वेव है और कंपन है वो एक ही दिशा में अगर हो रही है तो वही आपका कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, आई होप आप लोग यहाँ पे समझ के होंगे। मान लीजिए और इजी वे में समझे, तो आपने कोई स्प्रिंग लिया, राइट, ये स्प्रिंग लिया आपने, इसको खींचेंगे आप तो ऐसे खुल जाएगा ये स्प्रिंग। इसके बाद आप इसको इकट्ठा कर लिए, फिर आप इसको खींचें, फिर आप इसको इकट्ठा किए, फिर आप इसको खींचे, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? जो आपने इकट्ठा किया इसको हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। ओके, कॉम्प्रेशन। और जो आपने स्प्रिंग को खोल दिया इसको हम कहते हैं रेयरफैक्शन। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रहे। तो कॉम्प्रेशन किसे कहते हैं? सो जिस भी मीडियम के जो कण होते हैं यानी कि पार्टिकल्स होते हैं वो पास आ जाते हैं और उनकी डेंसिटी यानी कि घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। और रेयरफैक्शन में क्या होता है? रेयरफैक्शन में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो माध्यम के कण होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि पार्टिकल्स का खुलना जो होता है वही आपका रेयरफैक्शन होता है। उसमें डेंसिटी कम हो जाती है, और जो पार्टिकल्स का खुलना होता है उसको रेयरफैक्शन कहते हैं, पार्टिकल्स का इकट्ठा होना उसको कॉम्प्रेशन कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना, यही होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा हमारा होता है ट्रांसवर्स वेव। ओके, यहाँ पे देखिए हमने, आई होप आप लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको स्प्रिंग में रेयरफैक्शन और कॉम्प्रेशन देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव ही हमारा साउंड होता है, इसलिए आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओके, चलिए ट्रांसवर्स वेव देखें। सो इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। देखिए अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें जिसको हम हिंदी में अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं और ट्रांसवर्स वेव को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। मान लीजिए कोई ट्री है, ओके, कोई भी ऐसे ट्री है और आप यहाँ पे खड़े हो। अब आपने क्या किया कि इस ट्री में, इस पेड़ में आप क्या करें, रस्सी बांध दिया। ओके, अब आप यहाँ से रस्सी को पकड़े हो। ओके, ये आपने रस्सी को पकड़ा है। अब आप इस रस्सी को ऊपर नीचे करेंगे तो रस्सी में आपको परपेंडिकुलर वे में, यहाँ पे आप जब रस्सी को ऊपर नीचे हिलाएंगे तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर वे में देखने को मिलेगा। तो यही तो होता है, यदि माध्यम के कण जो है यानी कि जो भी आपका मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के गति के दिशा के लंबवत दोलन करते हैं यानी कि परपेंडिकुलर दोलन करते हैं, तो वही आपका ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक और ले लें तो सरफेस ऑफ वाटर का एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पे आपका दे रखा वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर
वाटर, तो सरफेस ऑफ वाटर का एग्जाम्पल मान लीजिए आपने पानी में पत्थर फेंका तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव। तो जो ट्रांसवर्स वेव होता है इसको आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये केवल आपको सॉलिड और लिक्विड में देखने को मिलेगा। जो ट्रांसवर्स वेव होता है ना, ये केवल और केवल सॉलिड यानी कि ठोस तथा लिक्विड यानी कि द्रव के ऊपरी सतह पर देखने को मिलता है। ओके, इसमें आपका शीर्ष और गर्त आ जाता है यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ आ जाता है, लाइट वेव्स आ जाता है यानी कि प्रकाश तरंगे आ जाती है। सो इसको अगर हम समझे और इजी वे में तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो परपेंडिकुलर दोलन करता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि मान लीजिए ऐसे हो गया, तो ये जब आपका परपेंडिकुलर ये दोलन कर रहा होता है, ऐसे ऐसे जब जाता है ये, ओके, तो इसका जो ऊपरी भाग है, जो पहाड़ी भाग है, उसको हम कहते हैं क्रेस्ट। ओके, और जो नीचे का भाग है, जब वो नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ऊंचाई से नीचे की तरफ जब पार्टिकल जा रहा है, तो जो नीचे वाला भाग है उसको हम कहते हैं ट्रफ। ओके, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो ऊपर वाले भाग को हम क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, ट्रफ जिसको हिंदी में हम शीर्ष और गर्त कहते हैं। तो ये किस में होता है, आपको प्रकाश तरंगों में देखने को मिलेगा। ये जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं केवल ठोस तथा द्रव के ऊपरी सतह पर आपको देखने को मिलेगा, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं वो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में देखने को मिलेगा। उसको माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, और ट्रांसवर्स वेव को भी मीडियम चाहिए, लेकिन ये केवल ज़्यादा से ज़्यादा ठोस तथा द्रव के ऊपरी सतह में देखने को मिलता है। ओके, देखिए यहाँ पे वेव प्रोड्यूस बाय मूविंग अ मोटर बोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज बोथ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि जो वेव आप देखे होंगे कि मोटर बोट जो है, वाटर के सरफेस पे जो आप मोटर बोट देखते हैं वहाँ पे जो तरंगे प्रोड्यूस होती है जब वो चलता है, तो वो आपका ट्रांसवर्स भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है। हमने नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब हम समझते हैं नॉन मैकेनिकल वेव जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। सो द वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन that is which can propagate even through the vacuum are called non mechanical wave। देखिए जो नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं उनको किसी मीडियम यानी कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती संचालित होने के लिए, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, वैक्यूम में भी प्रोपगेट कर सकते हैं, उन्हीं को हम नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लाइट का ले ले, हीट का ले ले, ये एग्जाम्पल है आपके नॉन मैकेनिकल वेव। इनफैक्ट ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव। देखिए अगर हम बात करें रेडिएशन की, तो लाइट सन से डायरेक्ट आ जाती है, राइट। नॉन मैकेनिकल वेव का अगर हम सबसे सिंपल उदाहरण समझे तो जो लाइट है वो सन से डायरेक्ट आ जाती है, तो हम कह सकते हैं, कहते हैं कि ये नेचर है, राइट। तो लाइट सन से डायरेक्ट आ जाती है, वही आपका नॉन मैकेनिकल वेव है। रेडिएशन की अगर हम उदाहरण ले तो वैक्यूम की बात करें तो साउंड जो है हमारा वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका मतलब ध्वनि किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है लेकिन निर्वात यानी कि वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड जो है उसको संचालित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विदाउट माध्यम वो ट्रेवल नहीं कर सकती, और वैक्यूम में आपको पार्टिकल यानी कि माध्यम देखने को नहीं मिलेगा। वैक्यूम में पार्टिकल नहीं है यानी कि माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है। सो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मून पर आप देखेंगे कि साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। एक व्यक्ति जब दो स्पेस ट्रेवलर जो होती हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हमें ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, राइट। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि साउंड किस में नहीं ट्रेवल कर सकता, तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी निर्वात में गमन नहीं कर सकता। को माइंड में एकदम बिठा के रखना है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, इसलिए वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। अब हम समझेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में, यानी आयाम के बारे में। सो एम्पलीट्यूड की बात करें तो जो भी पार्टिकल्स आपकी ऊंचाई से नीचे की ओर जाती है, जो भी पार्टिकल्स है वही आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। जो ऊंचाई से नीचे की तरफ जाते हैं पार्टिकल्स उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उस केस में लाउडनेस बढ़ जाएगी। लाउडनेस आवाज़ का बढ़ना, यानी जब खाली बर्तन का एग्जाम्पल आप ले ले तो आपको देखने को मिलेगा कि आप भरी हुई बर्तन पे अगर किसी चीज़ से मारते हो या पीटते हो तो उसमें आवाज़ कम सुनाई पड़ेगी खाली बर्तन की अपेक्षा। अगर आप खाली बर्तन पे मारते हो तो उस केस में आवाज़ भरी हुई बर्तन की अपेक्षा तेज़ सुनाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि खाली बर्तन में साउंड ज़्यादा होगी, और साउंड
साउंड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस बढ़ जाएगी। उस केस में पार्टिकल्स हल्के होते हैं और पार्टिकल्स हल्के होने के कारण वहाँ पे डेंसिटी यानी कि घनत्व भी कम होता है। सो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है और लाउडनेस जो है वहाँ उसकी जो आवाज़ है वो बढ़ जाती है। अगर आप ड्रम पे मारते हो तो ड्रम वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पार्टिकल्स हल्का है, डेंसिटी कम हो जाएगी और उस केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा और एम्पलीट्यूड जब ज़्यादा होगा तो लाउडनेस बढ़ जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान। आई होप आप लोगों को एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम समझ में आ गया। और देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉट समर डे और कोल्ड विंटर डे में किसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी यानी कि ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। तो अगर हम ध्वनि की चाल की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो वो निर्भर करती है टेम्परेचर पे यानी कि ताप पर। अगर टेम्परेचर जितना हाई होगा तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो भी हाई होगा, जितना हाई टेम्परेचर एम्पलीट्यूड भी हाई। ओके, सो अगर हम हॉट समर डे की बात करें तो हॉट समर डे में टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एयर पार्टिकल्स जो हैं उनका वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गर्म हवा जो हल्की होती है और हल्की होती है तो ऊपर आ जाती है, राइट। तो हमने क्या समझा था, पार्टिकल्स हल्के होंगे और पार्टिकल्स हल्के होंगे तो उस केस में आपका डेंसिटी यानी कि घनत्व भी कम हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। पार्टिकल्स हल्के हैं तो डेंसिटी कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम ज़्यादा हो जाएगा और लाउडनेस बढ़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हॉट समर डे में जो आपको स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हॉट समर डे में कोल्ड विंटर डे की अपेक्षा जो गर्म हवा होती है वो हल्की हो जाती है, ऊपर आ जाती है और एयर पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं। तो इस केस में डेंसिटी कम हो जाएगी और डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। और अगर हम कोल्ड विंटर की बात करें तो कोल्ड विंटर में थोड़ी ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन हॉट समर डे में उससे भी ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होती है। क्यों? क्योंकि कोल्ड विंटर डे में डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण स्पीड कम हो जाता है और स्पीड कम हो जाता है इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कोल्ड विंटर डे में हॉट समर डे की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है कोल्ड विंटर डे में और डेंसिटी यानी कि घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण जो ध्वनि की चाल है वो कम हो जाती है। ओके, स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है और हॉट समर डे में डेंसिटी यानी कि घनत्व तो कम होता है, इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाता है। अभी अभी हमने समझा कि पार्टिकल्स हल्का होता है तो पार्टिकल्स हल्का होने के कारण एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाता है, लाउडनेस तो बढ़ जाता है, लेकिन डेंसिटी कम होती है और इस केस में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा हो जाता है यानी कि लाउडनेस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे समझेंगे वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। देखिए वेवलेंथ जो होता है किसी भी मीडियम का, किसी भी माध्यम का जो नियरेस्ट पार्टिकल है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही आपका वेवलेंथ होता है। मतलब कि कोई भी मीडियम है, कोई भी माध्यम है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, दो नियरेस्ट पार्टिकल्स हैं, उसके बीच की जो दूरी होती है अगर वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रही है तो उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। देखिए in transverse wave distance between two consecutive crest or trough, and in longitudinal wave distance between two consecutive compression or rarefaction is equal to wavelength। यानी कि अभी हमने समझा था ऊपर कि दो कंजुगेटिव जो क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं ट्रांसवर्स वेव में वो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है तो वही आपका होता है वेवलेंथ। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने समझा कि दो कंजुगेटिव कंप्रेशन होते हैं और रेयरफैक्शन होते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको वो आपका इक्वल होता है वेवलेंथ के, तो वही आपका कहलाता है वेवलेंथ। यानी कि जो भी मीडियम है उनके जो दो नियरेस्ट पार्टिकल हैं उनके बीच की जो दूरी है वो अगर सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं वहाँ पे तो उनके बीच की जो दूरी है वही आपका वेवलेंथ है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे समझेंगे। बात करें आगे साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, ये हमने समझ लिया। अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। देखिए अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेशन होगा यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, जितने बार एक सेकंड में वो जितने बार कंपन किया वही आपका फ्रीक्वेंसी है। यानी कि टाइम पीरियड किसको कहते हैं कि एक कंपन में जितना समय लगता है वो आपका टाइम पीरियड है और एक सेकंड में जितने बार कंपन किया नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड वही आपका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट आपका हर्ट्ज होता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है।
और अगर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का निकालने के लिए आ जाए तो एक कंपन में जितना समय लगता है वही आपका फ्रीक्वेंसी है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रीक्वेंसी से, अगर हम उस क्वेश्चन पे चर्चा करें तो उसमें क्वेश्चन था कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, यानी कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है। ओके, 2 हर्ट्ज है और उसके आगे दे रखा था कि कितने बार वो ऑसिलेट करेगा 16 सेकंड में, 16 सेकंड में, यानी कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 16 सेकंड। ओके, तो अब आप इसका अगर टाइम पीरियड आपको निकालना है तो फ्रीक्वेंसी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब क्या होगा कि हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम जो था वो था आपका 2 हर्ट्ज और ऑसिलेशन जो कंप्लीट कर रहा था वो 16 सेकंड में कंप्लीट कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है वो 2 हर्ट्ज दे रखा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम पीरियड। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह पे अपना जो 2 हर्ट्ज दे रखा था, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम 2 रखेंगे और इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हम x ले लेंगे और टाइम पीरियड को हमारा टाइम पीरियड 16 सेकंड दे रखा था, तो टाइम पीरियड को हम 16 ले लेंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप 2 × 16 कर देंगे, 32 आंसर हो जाएगा। तो आपका जो 30 टाइम आप देखेंगे कि 32 आ रहा है, तो यहाँ पे पूछा था हाउ मेनी ऑसिलेशन विल कंप्लीट इन 16 सेकंड, तो 16 सेकंड में वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो 32 ऑसिलेशन कंप्लीट किया। तो ऐसे आपका क्वेश्चन सीरीज में पूछा गया है। क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करेंगे, अभी हम यहाँ पे थ्योरी पोर्शन को समझते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टाइम पीरियड देखिए जो फैक्टर पर निर्भर करता है, टाइम पीरियड आपका फैक्टर पर निर्भर करता है। ये हो गया मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो धागा जितना लंबा होगा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। टाइम पीरियड वो फैक्टर पर निर्भर करता है आपका। अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे आएंगे तो स्पीड 0 हो जाएगा मीन पोजीशन से, अगर आप इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो स्पीड 0 हो जाएगा। धागा जितना लंबा होगा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंपन में जितना समय लगता है वही आपका टाइम पीरियड होता है। और फ्रीक्वेंसी आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जितना कंपन हुआ वही आपका फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आगे समझते हैं। तो आपका यहाँ पे दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से जो अनुदैर्ध्य मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो डिवाइड है फॉलोइंग कैटेगरीज में। यहाँ से भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला है ऑडिबल और साउंड वेव्स, यानी कि श्रव्य तरंगे। जो यहाँ पे दे रखा द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव विच लाई इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड ऑडिबल और साउंड वेव्स। यानी कि ये जो आपका ऑडिबल होता है, यानी कि श्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 20,000 से ज़्यादा अगर हुआ, यहाँ पे आप लोगों को बस इसका फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखना है क्योंकि यहीं से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है उसी को हम ऑडिबल या फिर साउंड वेव्स कहते हैं। ये वेव्स जो होता है ये सेंसिटिव होता है ह्यूमन ईयर के लिए। These are generated by the vibrating bodies such as turning fork, vocal cords, etc. यानी कि अगर 20 हर्ट्ज से ज़्यादा हुआ तो कान के पर्दे जो हैं वो फटने के चांसेस होते हैं। तो 20,000 से ज़्यादा तो कान के पर्दे फटने के चांसेस होते हैं। आप लोगों को बस इतना याद रखना है, ऑडिबल और साउंड वेव्स जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं ह्यूमन ईयर के लिए। दूसरा समझेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। तो अगर हम इंफ्रासोनिक वेव्स की बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की ही होती है। ओके, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की ही होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम सबसोनिक भी कहते हैं। देखिए अगर एग्जाम्पल में आप अर्थक्वेक का ले लें, वॉल्केनिक इरप्शंस का ले लें, ओशियन वेव्स का ले लें, तो अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है तो पशु पक्षी जो होते हैं वो हमसे पहले फील कर लेते हैं क्योंकि उनको फील हो जाता है, उनको पता चल जाता है हमसे पहले। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज इतनी कम होती है फिर भी पशु पक्षी इसको फील कर लेते हैं अर्थक्वेक वगैरह को हमसे पहले। आपने देखा होगा, इसको नोटिस करा होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती है वो ऐसी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑडिबल में क्या हुआ, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इंफ्रासोनिक में 20 हर्ट्ज से कम होती है, मतलब सबसे कम। अब हम बात करें अल्ट्रासोनिक वेव की। अल्ट्रासोनिक वेव की बात करें तो द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव हैविंग
frequencies greater than 20,000 hertz are called ultrasonic waves। अल्ट्रासोनिक को हम हिंदी में पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। हम इसे नहीं सुन सकते। जो आपकी बैट्स वगैरह हैं, चमगादड़ वगैरह, वो इसको प्रोड्यूस भी करते हैं। ओके, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स में आप लोगों को ध्यान रखना है, ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट दिस वेव्स बट सर्टेन क्रिएचर्स लाइक डॉग, कैट, बैट, मॉस्किटो कैन डिटेक्ट दिस वेव्स। बैट्स नॉट ओनली डिटेक्ट बट ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम इसे नहीं सुन सकते, लेकिन जो डॉग हो गए, कैट हो गए, बैट हो गए, मॉस्किटो हो गए, ये इसे सुन सकते हैं। और बैट जो होता है, चमगादड़ जो होता है, वो सिर्फ इसे सुन ही नहीं सकता, वो इसको प्रोड्यूस भी कर सकता है, जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए आगे समझेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। सो ये तीनों लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव आपको अच्छे से माइंड में रखना है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। देखिए 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज आपका इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का आपका हो गया ऑडिबल और साउंड वेव, जिसको हम भी सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुआ तो हमारे कान के पर्दे जो हैं वो फटने के चांसेस होते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से जो बियॉन्ड हुआ उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक, यानी कि पराश्रव्य तरंगे। ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी पराश्रव्य तरंगे। अल्ट्रासोनिक में आपका मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह आ जाएगा। अल्ट्रासोनिक जिसको हम पराश्रव्य कहते हैं, इसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है फ्रीक्वेंसी रेंज, हम इसे नहीं सुन सकते। ओके, चलिए आगे समझेंगे। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की, यानी कि ध्वनि की चाल की। तो हमने ऊपर ही उसके क्वेश्चन को चर्चा कर लिया था। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड की, तो सबसे ज़्यादा देखिए आपका यहाँ पे दे रखा, स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, यानी कि डिफरेंट मीडियम्स में, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तो डिफरेंट मीडियम्स जो होते हैं, डिफरेंट माध्यम जो होते हैं, उनमें स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। इन ए मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। इलास्टिसिटी की बात करें तो आप रबड़ ले लिए, आपने एक रबड़ लिया, रबड़ पर आपने क्या किया कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो अब क्या होगा, रबड़ के आयतन और आकार में चेंज आपको दिखाई देगा, रबड़ के आयतन आकार में डिफरेंट आपको दिखाई देगा, यही आपका इलास्टिसिटी है। तो जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है यानी कि ध्वनि की चाल है, वो बेसिकली डिपेंड होती है इलास्टिसिटी पर और घनत्व पर। कोई भी माध्यम है उसके घनत्व और उसके इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। तो अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो मैक्सिमम होता है सॉलिड में और मिनिमम होता है गैसेस में। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना। यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर लोहा है, पानी है और हवा है, तो लोहा, पानी और वायु में किसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, किसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, तो लोहा में, क्योंकि लोहा आपका सॉलिड है। ओके, पानी उसके बाद आएगा, पानी मतलब कि आपका लिक्विड हो गया। ओके, तो पानी आपका उसके बाद आएगा और उसके बाद गैस आएगा, यानी वायु आएगा, हवा आएगा। तो गैस में सबसे कम होता है, उसके बाद लिक्विड, मतलब बीच में लिक्विड आता है, और सबसे ज़्यादा होता है आपका सॉलिड में। ओके, ये चीज़ आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है, अपने माइंड में एकदम बिठा के रखना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सीटेट के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए इन टॉपिक से। ओके, देखिए एक फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब साउंड इंटर करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ तो चेंज होती है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। ओके, इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि किसी भी माध्यम में, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, किसी भी माध्यम में जो स्पीड ऑफ साउंड है, ध्वनि की चाल है, वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होती है। वहाँ पे आपको वेवलेंथ में चेंज देखने को मिलेगा, स्पीड में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव जो ध्वनि तरंगे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक करके इसको हम समझेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच की। तो पिच आपका कुछ नहीं है, आवाज़ का पतला या मोटा होना ही आपका पिच है। पिच जो होता है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ओके, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो आवाज़ में श्रिलनेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो डीप आवाज़ होगी, यानी डीप वॉइस होगी, भारी आवाज़
होगी। ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि पिच का सीधा संबंध आपका फ्रीक्वेंसी से होता है। अगर आपको इतना ध्यान है तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लोगे। पिच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है तो पिच का अगर पूछे तो आप फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। फ्रीक्वेंसी का लाउडनेस या एम्पलीट्यूड से कोई संबंध नहीं, फ्रीक्वेंसी का संबंध है आपका पिच से और पिच का संबंध है फ्रीक्वेंसी से। ओके, तो पिच और फ्रीक्वेंसी को कह लीजिए कि रिलेशनशिप में है और लाउडनेस और एम्पलीट्यूड जो होता है वो एक दूसरे से रिलेशनशिप में है। ओके, चलिए देखिए, पिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश्ड अ शार्प और श्रिल साउंड फ्रॉम अ ग्रेव यानी कि डल और फ्लैट साउंड, यानी ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण होना जो होता है वही आपका पिच कहलाता है। पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि ध्वनि की आवृत्ति पर जो है पिच को डिपेंड करता है। हाइयर द फ्रीक्वेंसी हाइयर विल बी द पिच एंड श्रिलर विल बी द साउंड, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी वहाँ पे ज़्यादा होगा तो साउंड में श्रिलनेस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप सीटी की आवाज़ और ड्रम की आवाज़ ले लें तो सीटी की आवाज़ में श्रिलनेस होती है, पतली आवाज़ होती है, वहाँ पे आपको श्रिलर वॉइस देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगा, जिससे जो वॉइस है उसमें श्रिलनेस देखने को मिलेगी। अब हम बात करें लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी द पिच एंड ग्रेव विल बी द साउंड। देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगा तो साउंड में आपको डीप वॉइस यानी भारी आवाज़, जैसे लड़के और लड़कियों की आवाज़ ले लें तो अगर लड़की गर्ल है तो गर्ल की आवाज़ में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है, पिच भी हाई है तो उनकी वॉइस थ्रिलर होती है, राइट। और अगर आप लड़कों की आवाज़ ले लें बॉयज़ की तो बॉयज़ की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी कम है और वहाँ पे पिच भी कम होगी, जिसकी वजह से लड़कों की आवाज़ जो होती है वो गर्ल की आवाज़ की अपेक्षा भारी होती है। ओके, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। पिच का सीधा संबंध जो है वो फ्रीक्वेंसी से है, फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध पिच से है, ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में है। ओके, अब हम बात करेंगे लाउडनेस की। तो लाउडनेस जो है ये आपका एम्पलीट्यूड से रिलेशनशिप में है। लाउडनेस आपका डायरेक्ट डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। ओके, एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से अपने माइंड में बिठा के रखना है कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, यानी आवाज़ जो होगा वो ज़्यादा तेज होगा, और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो आवाज़ वहाँ पे कम होगा। तो एम्पलीट्यूड जो होता है ये लाउडनेस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करें टिम्बर की, तो टिम्बर आपका कुछ नहीं है, क्वालिटी ऑफ साउंड है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये अलग अलग वॉइस की जो क्वालिटी होती है, सोर्स होती है, वही आपकी मतलब मटेरियल कोई भी सोर्स है तो उसकी जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है टिम्बर। अलग अलग वॉइस की क्वालिटी पर डिपेंड करता है टिम्बर। ओके, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इंटेंसिटी यानी तीव्रता की, तो ध्वनि तीव्र सुनाई देना, ध्वनि की तीव्रता मात्रक डेसिबल। देखिए, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो जो आपका लाउड स्पीकर हो गया, डीजे हो गया, तो ये आपका इंटेंसिटी में आते हैं। इंटेंसिटी जो होता है ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ओके, इंटेंसिटी भी आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है तो इंटेंसिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस में 40 डेसिबल से ज़्यादा अलाउ नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हार्मफुल होता है, राइट। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको हम इंटेंसिटी जो होता है, ध्वनि की तीव्रता इसको हम कहते हैं, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। ओके, ये लाउड स्पीकर, डीजे वगैरह हो गए एग्जाम्पल में। इसकी जो तीव्रता की मात्रक होती है उसको हम डेसिबल में लिखते हैं। ओके, डेसिबल में, ये चीज़ आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है, डेसिबल में। चलिए, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। देखिए, लाउडनेस की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे सीटेट में कि लायन की जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होती है जिसकी वजह से पिच भी लो होगी, राइट। ये बात आपका बिल्कुल सही है। देखिए, लायन का जो आवाज़ होता है वो आपको तेज़ सुनाई पड़ता है और भारी सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है जिसकी वजह से उसकी पिच भी लो होती है। तो उस केस में क्या होता है, उसका आवाज़ इतना लाउड क्यों सुनाई पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर लाउडनेस ज़्यादा होगी। लाउडनेस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, यानी कि आयाम ज़्यादा होता है। तो जब आयाम ज़्यादा होगा तो जिसकी वजह से साउंड की लाउडनेस होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। आप बर्ड का एग्जाम्पल लें तो जो पक्षियाँ होती हैं, कोयल का आप ले लें एग्जाम्पल, तो बर्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो हाई होती है, और फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध किससे है? पिच से। लाउडनेस, अगर आवाज़ तेज़ सुनाई पड़ रही है, भारी सुनाई पड़ रही है, तो वहाँ आपको तेज़ जब आवाज़ सुनाई पड़े तो उसका संबंध लाउडनेस और एम्पलीट्यूड से है। बट आवाज़ में पतलापन आपको देखने को मिलेगा तो वो फ्रीक्वेंसी की वजह से, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तभी उसकी पिच हाई होगी।
और जब पिच हाई होगी तो आवाज़ पतली और तेज से सुनाई देगी, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटेंसिटी आपका कुछ नहीं आयाम पर निर्भर करता है। आयाम अगर ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका आपका इंटेंसिटी का संबंध आपका लाउडनेस और आयाम से है, ओके, लाउडनेस और आयाम से। देखिए आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा साफ साफ कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। यानी कि ध्वनि की जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। यानी कि ध्वनि की प्रबलता जिसको हम इंटेंसिटी कहते हैं वो ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों यानी कि वाइब्रेशन के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि आयाम जो है यानी कि जो एम्पलीट्यूड है उसको आपने दोगुना कर दिया तो आपका इंटेंसिटी यानी कि प्रबलता है वो 4 के गुणांक में बढ़ जाती है, राइट। यहाँ से भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। देखिए कुछ टेबल में दे रखा है यहाँ पे। सामान्य श्वास की बात करें तो वो 10 डेसिबल होता है, मंद फुसफुसाहट होता है 30 डेसिबल, और सामान्य बातचीत की बात करें, सामान्य वार्तालाप जो होता है वो आपका होता है 60 डेसिबल यानी 60 डेसिबल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे व्यस्त यातायात की बात करें तो 70 डेसिबल, और औसत फैक्ट्री की बात करें तो 80 डेसिबल। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है, ओके। 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा प्रबल शोर है, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वो शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ये आपका टेबल हो गया। देखिए यहाँ पे ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। यानी कि आयाम एम्पलीट्यूड कम है तो उत्पन्न ध्वनि जो होगी वो मंद होगी, और अगर आयाम अधिक है तो किसी के द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि होगी वो तेज होगी, प्रबल होगी, ओके। चलिए आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको हमने चर्चा कर ली है, जिसके बारे में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व यानी पिच को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं ध्वनि तीखी है यानी श्रिलनेस वॉइस है, और यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच भी कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंड की आवाज़ जो है ये आपको बहुत तेज सुनाई पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो ध्वनि की आवृत्ति है वो आपको देखने को मिलेगा कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो ध्वनि का तारत्व भी कम होगा यानी पिच भी कम होगा, जिसकी वजह से आपको भारी आवाज़ सुनाई देगा। और अगर हम सीटी की आवाज़ की बात करें तो इसमें श्रिलनेस होगी, तीखी पतली आवाज़ निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे पिच भी ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। पिच ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, पिच कम तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच भी ज़्यादा। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। सो आवृत्ति ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा मनुष्य यानी मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। तो आप सभी ने अपने नेक पे देखा होगा, आप अगर नेक पे उंगली लगा के देखेंगे तो आपको कुछ उठा हुआ सा गर्दन पे आपको दिखेगा, वो है आपका लैरिनिक्स, जिसको हम लैरिनिक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स है वो। उसमें आप देखेंगे कि 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, आपको दिखेगा नहीं बट वहाँ पे आपको 2 वोकल कॉर्ड, एक उठा हुआ सा आप अपने गले के पास देख सकते हैं, यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो उसमें आपको 2 वोकल कॉर्ड मिलेगा। वोकल कॉर्ड के बीच में पतली स्लिट होती है, ये आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। 2 वोकल कॉर्ड है, इसके बीच में पतली स्लिट है। इसमें जब लंग्स से हवा, जब क्या होता है कि 2 वोकल कॉर्ड के बीच से लंग्स से हवा जब जाती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ओके। तो हमारे गले में हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे गले में क्या होता है, वोकल होता है यानी कि लैरिनिक्स होता है, उसमें 2 वोकल कॉर्ड होते हैं। उन 2 वोकल कॉर्ड के बीच में पतली स्लिट होती है, ओके, पतली स्लिट होती है। जब लंग्स से हवा 2 वोकल कॉर्ड के बीच जो स्लिट है इसमें जाती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। मानव में वाक्यंत्र आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी में अगर देखें तो जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए आगे समझेंगे। देखिए आपका जो नेक्स्ट एनसीईआरटी में दे रखा कि हम साउंड को कैसे सुनते हैं। तो सबसे पहले जो साउंड है वो हमारे कॉर्ड पट्टा यानी कि ईयर ड्रम में जाता है, और ईयर ड्रम में जाने के बाद वो आंतर कॉर्ड यानी कि इनर ईयर में जाता है। और जब वो इनर ईयर में जाता है तो वहाँ पे एक कोक्लिया नाम की हड्डी पाई जाती है, ओके।
कोक्लिया नाम की हड्डी पाई जाती है। ये क्या करता है, ये हड्डी जो है ये वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद जब कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तो वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। अब ब्रेन जो है हमारा वो उसको साउंड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो साउंड है वो ईयर ड्रम में जाती है, ईयर ड्रम यानी कि कर्ड पटह में जाती है। ईयर ड्रम में जाने के बाद वो आंतर कर्ड यानी कि इनर ईयर में जाती है, इनर ईयर, और इनर ईयर से ब्रेन में जाती है और ब्रेन में जाने के बाद हमें साउंड सुना यानी कि ध्वनि सुनाई देती है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले साउंड ईयर ड्रम में, उसके बाद इनर ईयर में, उसके बाद ब्रेन में। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट जो है आपके एनसीईआरटी में गिवन वो है ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन। तो आप यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बस आपके एनसीईआरटी में दे रखा, तो हम थोड़ा सा देख लेंगे। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ विस्फोट, जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। घर में अगर हम कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते, तो ऊँची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न हो गए, ट्रांजिस्टर रेडियो हो गए, रसोई घर के कुछ उपकरण हो गए, ओके, कूलर वगैरह हो गए, वातानुकूल, सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां होती हैं, तो चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार, अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप और ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल यानी कि लगातार तेज ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी तथा स्थायी रूप से कम हो जाती है। अब ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय दे रखा कि इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में साइलेंसर लगानी चाहिए। ओके, आवासीय युक्तियों की बात करें तो आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो। देखिए, स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुंच पाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, बट आप लोगों को अपने रोज़मर्रा के लाइफ के लिए पता होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक दो, और बाकी के सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बने उसको हम कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है आपका ये रिसेंटली अभी जुलाई से पहले जो जनवरी में सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया 21 जनवरी को। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। दे रखा क्वेश्चन कि पैराग्राफ जो दे रखा नीचे उसको केयरफुली पढ़िए और ऑप्शन को सेलेक्ट करिए जो कि करेक्टली फिल होता है। इनमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है जो कि ऑर्डर में फिल हो रहा है। दे रखा साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। एग्जैक्टली साउंड जो है हमारा वो कंपन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स, यानी कि डिफरेंट जो वाद्य यंत्र हो गए, सितार हो गए, ढोलक हो गए, गिटार हो गए, हारमोनिया हो गए, तो इन सब में क्या होता है कि शहनाई वगैरह आपने देखा होगा, तो इन सब में स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं। तो यही भी हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा, उसको हमें भरना है। इन अ एक्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स। तो देखिए, अगर हम स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की बात करें तो आपका वीणा हो गया, सितार हो गया यानी कि गिटार, और वायोलिन हो गया, तो इसमें आपका स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग आएगा। आप कॉपी पेन लेके नोट कर लेंगे कि वीणा, सितार, गिटार, वायोलिन ये आपका स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में आते हैं। तो यहाँ पे एक्स हमारा हो जाएगा सितार या फिर गिटार। दे रखा है यहाँ पे वीणा, सितार यानी कि गिटार और वायोलिन में से हम चेक करेंगे। तो देखिए, गिटार आपका किस में दे रखा, तो वायोलिन आपका यहाँ दे रखा, ओके, सितार आपका यहाँ दे रखा जो कि आपका स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में आता है, और गिटार आपका स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में आता है। ओके, चलिए आगे चेक करेंगे। इन अ वाई इट इज़ द स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो अगर हम स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की बात करें तो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन में आपका आएगा तबला, मृदंगम हो गया, तबला हो गया, ड्रम हो गया, ओके, तो ये आपका स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन में आएगा। तो चलिए चेक करेंगे तबला, ड्रम या मृदंगम में से कोई एक ऑप्शन में दे रखा या नहीं। तो तबला किसी में दिया, हाँ, तबला आपका सेकेंड ऑप्शन में दे रखा, ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी में और में तबला या फिर मृदंगम या फिर ड्रम ना दे रखा, तो यही आपका हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए,
सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम बात करें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स एंड इन अ जेड द वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूस साउंड इज द एयर कॉलम। एयर कॉलम की बात करें तो एयर कॉलम में आपका आ जाएगा शहनाई, फ्लूट, माउथ ऑर्गन। तो फ्लूट हो गया, माउथ ऑर्गन हो गया और शहनाई हो गया, तो ये आपका एयर कॉलम में आएगा। तो आपका शहनाई दे रखा, देखिए एक्स आपका होगा गिटार, वाई आपका होगा तबला और जेड आपका होगा शहनाई। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बोले तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में आपका आता है वीणा, सितार, गिटार, वायोलिन। और अगर हम बात करें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तो तबला, मृदंगम और ड्रम ये आपके स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन में आते हैं। और अगर हम बात करें एयर कॉलम की तो एयर कॉलम में आपका शहनाई, फ्लूट और माउथ ऑर्गन आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए यहाँ पे हिंदी में दे रखा, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, तनित तार गिटार द्वारा उत्पन्न होती है। वाई में तनित झिल्ली है, ओके, तबला आपने देखा होगा, तबला तनित झिल्ली है जो कंपन करती है। तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ है, यानी कि शहनाई। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और जो आपका जुलाई में पूछा गया उसको सॉल्व करेंगे। बाकी जितने आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस क्लास में यानी जो जुलाई का पेपर हमने एनालाइज किया था उसमें डिस्कस किया था डिटेल में। अभी रिसेंटली जो आपका जुलाई में एग्जाम हुआ सीटेट का उसमें पूछा गया आपका ये क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के परावर्तन से पूछा गया। लाइट के जैसे साउंड के अंदर भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आपको। पर उदाहरण में आप ले लें रिवर्बेशन का, यानी कि रिवर्बेशन जिसको हम कहते हैं आवाज़ का गूंजना। तो आप एक खाली कमरे में जाते हो फॉर एग्जाम्पल, और आप वहाँ पे खाली कमरे में जा कर के आप अगर बोलते हैं तो आपकी जो आवाज़ है वो टकराएगी दीवारों से, और दीवारों से टकरा करके आपकी आवाज़ वहाँ पे गूंजती हुई महसूस होगी। उसी को हम कहते हैं रिवर्बेशन। तो रिवर्बेशन में भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ओके, रिवर्बेशन जिसको आवाज़ का गूंजना कहते हैं उसमें भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और इको में भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इको में क्या होता है, आप अगर दूर से भी बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ जो है वो रिपीट होती है पीछे से, वही आपका इको होता है। तो इसमें आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मल्टीपल टाइप के रिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे आपको। जैसे मान लीजिए मेगाफोन होता है तो मेगाफोन में भी आपको लगातार रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो आपका वहाँ पे ऐसे मेगाफोन लेकर के, और जब वो ऐसे बोल रहा है तो जो उसकी आवाज़ है ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जब जाएगी तो यहाँ भी आपको लगातार रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप उदाहरण में डॉक्टर का स्टेथोस्कोप ले लें तो डॉक्टर जब हार्ट बीट्स पे आपका स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा रिफ्लेक्शन, राइट। क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण वाला है। एसर्शन दे रखा, द सीलिंग्स ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व्ड। ये बात आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम सिनेमा हॉल या कॉन्सर्ट हॉल्स की छतें कहें तो वो आपको घुमावदार देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर छतें घुमावदार हैं तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस हो रही है वो आपको पूरी तरह से सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ का रिफ्लेक्शन होगा। और आवाज़ जब वहाँ पे ध्वनि का परिवर्तन और फैलाव होगा तो आवाज़ जो है वो सबको पूरी तरह से सुनाई देगी। इसीलिए जो सिनेमा हॉल और कॉन्सर्ट हॉल होते हैं उनकी जो सीलिंग होती है वो जनरली कर्व्ड होती है, उनकी जो छतें होती है वो घुमावदार होती हैं। देखिए अगर हम कॉन्सर्ट खुले फील्ड में हो रही है कॉन्सर्ट, तो उस केस में क्या होगा कि खुले फील्ड में जो कॉन्सर्ट होगी तो वहाँ पे ओपन एरिया है तो कर्व सीलिंग नहीं होगी, वहाँ पे आपको कर्व सीलिंग नहीं ऐसी सीलिंग देखने को मिलेगी, यानी कि कर्व साउंड बोर्ड वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको घुमावदार छतें तो देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि कॉन्सर्ट हॉल्स अगर खुले फील्ड में हो रही है तो वहाँ पे छत नहीं है। तो जब वहाँ पे छत नहीं है तो उस केस में आपको कर्व सीलिंग यानी कि घुमावदार छत नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको कर्व साउंड बोर्ड देखने को मिलेगा। और कर्व साउंड बोर्ड जब लगा होगा तो वहाँ पे आपको ऐसी आवाज़ का जो है वो रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर के फैलेगा और पूरे जो फील्ड में जो लोग हैं जहाँ तक मतलब ध्वनि जा सकती है वहाँ तक सबको सुनाई देगा। सो खुले फील्ड में अगर कॉन्सर्ट हो रहा है तो उस केस में कर्व साउंड बोर्ड लगाए जाते हैं, यानी कि घुमावदार साउंड बोर्ड लगाए जाते हैं, जिससे आवाज़ जो है वो पूरी तरह सबको सुनाई देता है। क्योंकि ओपन एरिया है तो वहाँ पे कर्व सीलिंग यानी घुमावदार छत नहीं होगी, सो वहाँ पे कर्व साउंड बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। सो आपका असर्शन तो बिल्कुल सही है कि द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व्ड। अब
बात करें रीजन की, तो साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल द डायरेक्शन। यानी कि जो साउंड वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, वो कर्व्ड सरफेस से यानी कि घुमावदार सरफेस से टकरा करके परावर्तन मतलब कि वहाँ पे परावर्तन आपको देखने को मिलेगा और फैलाव देखने को मिलेगा। मतलब कि एक वक्रित सतह से टकराने के बाद जो ध्वनि तरंगे हैं वो सभी दिशा में ध्वनि परावर्तन और फैलाव करेंगी, जिससे क्या होगा, इसलिए वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि सिनेमा हॉल और कॉन्सर्ट हॉल्स की जो छतें होती हैं वो घुमावदार होती हैं, यानी कि जनरली कर्व्ड होती हैं। सो आपका एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन आपका एसर्शन का सही व्याख्या कर रहा है। सो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए रिफ्लेक्शन में आप सभी को पता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ओके, तो आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं मेगाफोन्स में, स्टेथोस्कोप में आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप आगे से क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो आप देखेंगे कि साउंड के अंदर भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, रिवर्बेशन रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन किस में देखने को मिलेगा, तो मेगाफोन्स में देखने को मिलेगा, वहाँ पे लगातार रिफ्लेक्शन होता है। हार्ट बीट्स जो चेक करता है डॉक्टर स्टेथोस्कोप से, वहाँ आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। ये था आपका पूरा साउंड चैप्टर जो हमने डिस्कस कर लिया। अब अपने नेक्स्ट क्लास में हम साउंड चैप्टर से बने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।